नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। 10 सीजी खबर के विशेष कार्यक्रम खास बात में आज जिस व्यक्तित्व से हम आपको मिला रहे हैं वो है अरुण सिंह सिसोदिया। अरुण सिंह सिसोदिया एक ऐसे परिवार से आते हैं जो राष्ट्र सेवा को समर्पित है। इनके पिता, इनके बड़े भाई अरुण सिंह सिसोदिया स्वयं और इनका पुत्र सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और दे रहे हैं। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले अरुण सिंह सिसोदिया सेना में अपनी सेवा खो देने के बाद एक निजी कंपनी में गार्ड के रूप में अपने नए जीवन की शुरुआत की, जहां पर इन्होंने मजदूरों के साथ हो रहे शोषण और अत्याचार को देखा, जहां ये धीरे धीरे श्रमिक राजनीति से जुड़े। इन्होंने लगभग 200 से अधिक श्रमिक आंदोलनों को अग्रसर होकर किया, जिसकी वजह से इन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा और 13 दिन तक जेल में भी रहना पड़ा। इस प्रकार के आंदोलनों ने इन्हें एक श्रमिक नेता के रूप में मान्यता दिलवाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर इन्होंने देश सेवा का नया संकल्प लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक छोटे कार्यकर्ता से शुरुआत कर आज अरुण सिंह सिसोदिया प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार हैं। अरुण सिंह सिसोदिया AICC सदस्य के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने अन्य कई संगठनों के साथ जुड़कर राष्ट्र सेवा का, देश सेवा का कार्य किया। जन अधिकार परिषद संगठन जो कि जनता के अधिकारों के लिए लड़ता है, आज अरुण सिंह सिसोदिया इसके प्रदेश अध्यक्ष। और इसी प्रकार की एक और संस्था जोहार चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि सामाजिक सोच के लिए कार्य करती है, इसमें भी अरुण सिंह सिसोदिया जुड़कर समाज सेवा के विभिन्न कार्यों को कर रहे हैं। इनके द्वारा किए गए 200 से अधिक आंदोलन, हजारों समाज सेवा के कार्य, कोरोना काल में अस्पताल का संचालन और अधिकार परिषद के द्वारा लोगों के अधिकार के लिए जूझने वाले अरुण सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस पार्टी से दुर्ग जिले में आने वाली वैशाली नगर विधानसभा के लिए प्रत्याशी होने के लिए पार्टी में आवेदन किया है। आपको बता दें, वैशाली नगर विधानसभा भिलाई को 2 भाग में बांटकर बनी हुई दूसरी विधानसभा सीट थी। ऐसा माना जाता है कि भिलाई के 2 रूप हैं, एक विकसित और समृद्ध भिलाई नगर क्षेत्र और दूसरा पिछड़ा और अब तक विकास को तरसता वैशाली नगर विधानसभा। कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्य यह रहा है कि आज तक केवल एक बार ही कांग्रेस पार्टी इस सीट पर अपना परचम लहरा पाई है और आज तक कांग्रेस पार्टी इस सीट पर परचम लहराने के लिए ललायित है। क्या अरुण सिंह सिसोदिया कांग्रेस के लिए इस दुविधा को ठीक कर पाएंगे? क्या अरुण सिंह सिसोदिया कांग्रेस में परचम लहरा पाएंगे? कांग्रेस पार्टी इन सारे समीकरणों को किस प्रकार साध पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अरुण सिंह सिसोदिया से बात करते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी की तैयारी प्रदेश चुनाव के लिए है और वैशाली नगर विधानसभा को वो किस प्रकार जीत पाएंगे अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित करती है। तो चलिए बात करते हैं अरुण सिंह सिसोदिया से। तो चलिए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अरुण सिसोदिया जी से। तो भाई साहब, सबसे पहले तो 10 सीजी खबर को आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जोहार। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि अरुण जी, आप इतने सारे दायित्व निभा चुके हैं, इतनी सारी संस्थाओं के साथ जुड़ चुके हैं, राजनीति से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? कैसे आपने तय किया कि मुझे राजनीति में आना है और राजनीति में आना है और उसके लिए मुझे कांग्रेस पार्टी को ही चयन करना है? और भी बहुत सारी पार्टियां थी, आप चयन कर सकते थे, कांग्रेस पार्टी में क्यों आए और राजनीति कैसे? देखिए, मेरी राजनीतिक शुरुआत इंटक के माध्यम से हुई। श्रमिक संगठन जो कि अधिकार के लिए लड़ता है, मजदूरों को उनके अधिकार दिलाता है, और ऐसे सैकड़ों आयोजनों का मैं हिस्सा रहा और मैंने नेतृत्व किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस महात्मा गांधी जी को लेकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर एक अपना परचम लहराती है, महात्मा गांधी जी वो शख्स थे जिन्होंने इंटक की स्थापना और मजदूरों के आंदोलन से शुरुआत करते हुए इस राजनीति की तरफ वो भी बढ़े थे। महात्मा गांधी जी के वर्धा आश्रम में भी जाने का अवसर मिला और वहाँ से हमको ये भी पता लगा कि वहाँ पे बैठ के उन्होंने सैकड़ों ऐसे संगठन का निर्माण किया था वर्धा गांधी आश्रम से। तो एक दिमाग में इस बात का अपने आप ही उथल पुथल होना कि अगर राजनीति करनी है, अगर समाज सेवा करना है, अगर लोगों की भलाई करनी है, लोगों के लिए अच्छा सोचना है और इंसानियत की भावना से लोगों के लिए कुछ कर गुजरना है, तो निसंदेह कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही सर्वश्रेष्ठ है। ये सबको समानता का अधिकार देती है, ये सबको समरसता के साथ जोड़कर उनको एक माला के रूप में पिरोती है। और ऐसी पार्टी का अगर एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर समाज के लिए कुछ करने का
अवसर या ऐसी शक्ति मिलती है तो निसंदेह मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जब आज हम बात कर रहे हैं तो इस समय हम चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं। आचार संहिता लागू हो गई है और तिथि की घोषणा हो गई है। कैसा मानते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के इस कार्यकाल को? भूपेश सरकार का काम कैसा रहा? विभिन्न प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है। एक ज़बरदस्त आरोप पत्र घोषित किया, लाखों करोड़ों के आरोप लगाए जा रहे हैं, ईडी घूम रही है, सीबीआई ढूंढ रही है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा कार्यकाल? देखिए, कांग्रेस पार्टी के 5 साल के कार्यकाल को मैं 2 लाइनों में समेटना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के 5 साल, हर छत्तीसगढ़वासी हुआ खुशहाल। और इस टैगलाइन को इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसके लिए सरकार ने उसके घर पहुंचकर उसकी जेब भरने का, उसको उसके खुशहाली के लिए संसाधन मुहैया कराने का काम ना किया हो। इसलिए ये सरकार दोबारा अगले 5 साल आएगी, इस चीज़ के लिए मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ, पूरा भरोसा है। और इसीलिए लोग कहते हैं कांग्रेस है तो भरोसा है, राहुल गांधी हैं तो भरोसा है, खड़गे जी हैं तो भरोसा है, भूपेश बघेल हैं तो भरोसा है। मान लिया भरोसे की सरकार है, पर कहीं पर जो आरोप लगे हैं, कुछ कार्रवाई चल रही है, ईडी की चल रही है, सीबीआई की चल रही है, कुछ बड़े अधिकारी सरकार में जो थे वो अंदर हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से मैं देखता हूँ ये पूरे घटनाक्रम को कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। छत्तीसगढ़ सरकार के कामों का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनके पास न नीयत बची है, न उनके पास नीति बची है, और ना ही उनके पास कोई ऐसा नेता है जो हमारे राहुल गांधी जी, खड़गे जी और भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का मुकाबला कर सके। अब इनके पास बचते हैं संवैधानिक संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, डीआरआई, इनकम टैक्स। ये ऐसे इनके 4 गोद लिए हुए पुत्र हैं जिनके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को प्रताड़ित करती है। ईडी के पास जो अधिकार आज हैं, ये निसंदेह कांग्रेस सरकार के समय, कांग्रेस सरकार ने जब इन पूरी संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार दिए थे तो ये सोच के दिया था कि देश में पारदर्शिता के साथ, लोगों के साथ न्याय होगा, गलत चीज़ों पर रोक लगेगी। पर धीरे धीरे पिछले 9 साल में जो देखने को मिल रहा है, 9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इन संस्थाओं का भी अधिग्रहण कर लिया है। आज ये पूरी तरीके से ये संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही हैं। और इसलिए इस बात को लेकर चिंतन का विषय है कि अगर हम आज नहीं चेते, आज हम नहीं जागे, देश का नागरिक नहीं जागा, तो निसंदेह एक समय आएगा कि यहाँ पे चाइना जैसे एक व्यक्ति का राज्य चलेगा और पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। बहुत सारे विषय हैं। 36 वादे आप लोगों ने किए थे और पार्टी का कहना यह है कि लगभग हमने सारे वादे पूरे कर दिए हैं। अब जब आप चुनाव में जा रहे हैं तो अब क्या? क्योंकि बहुत सारे विषय थे उस समय, महत्वपूर्ण विषय थे, आप लोगों ने उनको लगभग पूरा किया। अब किन योजनाओं के साथ, किन वादों के साथ आपकी पार्टी चुनाव में जाएगी? देखिए, वृहद रूप में योजनाएं बनाने का काम सरकार करती है, कैबिनेट करती है, मुख्यमंत्री करते हैं, और इसका चिंतन, मनन, घोषणा पत्र, ये सारी बनाने के लिए पूरी कमेटियां बनी हैं और वो सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। निसंदेह हमारी सरकार उस 36 के बाद हम लोगों ने लगभग 51 ऐसे काम किए आम जनमानस के लिए, उस घोषणाओं के अतिरिक्त, जो कि आम जनमानस के ज़िंदगी में बदलाव ला सके, उसके जीवन शैली में बढ़ोतरी कर सके, उसके जीवन यापन के तरीके में, आय में वृद्धि कर सके। ये सब काम कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत मजबूती के साथ और बहुत ही दीर्घकालिक योजना बना के किया है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि एक नेता से जनता की अपेक्षा क्या होती है। जो आम जनमानस है उसे बड़ी योजनाओं से सीधे लाभ मिलता है, लेकिन एक रोजमर्रा, एक विधानसभा स्तर की अगर हम बात करें तो वो नेता से बहुत अपेक्षा ज़्यादा नहीं करता। भाई साहब, आपने कहा अभी कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। अच्छी बात, ठीक है, पर वैशाली नगर विधानसभा का नसीब कब बदलेगा? लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतते आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। आप इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और हमने सुना है कि इस बार आपने आवेदन किया है और लगभग आप एक संभावित प्रबल प्रत्याशी इस विधानसभा से माने जा रहे हैं। तो कैसी तैयारी कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर है? देखिए, हमारे वैशाली नगर वासियों के लिए एक दुर्भाग्य का विषय रहा है कि हमारे पास 2 बार से विधायक
भारतीय जनता पार्टी के रहे और जिनके कामकाज का मूल्यांकन यहाँ की जनता भली भांति कर चुकी है और सदैव करती है। अब ये वैशाली नगर का दुर्भाग्य को अगर हम सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो हमें कई ऐसे मापदंड हैं जिनको कि हमें पूरा करना पड़ेगा। पहला, यहाँ के जो इस क्षेत्रफल को देखते हुए काफ़ी बड़ा नहीं है, 10 किलोमीटर में समाया हुआ वैशाली नगर विधानसभा है और इसको अगर विधिवत योजना बनाकर और अगर चरणबद्ध तरीके से अगर इसकी विकास की तैयारी की जाए और यहाँ पे हर तरह के वो चीज़ें उपलब्ध कराई जाए जो कि सेक्टर के क्षेत्र में आप देखने को पाते हैं, वो अगर हम यहाँ करने में सक्षम हो जाते हैं तो निसंदेह मैं वो ये सोच सकता हूँ या भरोसा करता हूँ कि यहाँ की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है और आगे भी रहेगी और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का इस बार विधायक चुनने के लिए लोगों ने मन बना लिया है। बस यही अंतर है कि पार्टी किस व्यक्ति को यहाँ पे टिकट देती है, प्रत्याशी बनाती है। यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए, यहाँ का रहवासी होना चाहिए, साथ ही साथ जनता से जुड़ा होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो जनता खोजती है। अगर 10 साल हमारा गंवाया है तो उसके पीछे कारण ये रहा कि जो यहाँ के विधायक थे वो जनता से जुड़े नहीं थे और यहाँ का रहवासी किसी भी हालत में यहाँ के लोगों की पीड़ा भी समझेगा, उनकी समस्याओं का निराकरण भी करेगा और उनके साथ वो संवेदनशीलता के साथ कार्य भी करेगा। नॉर्मली ऐसा होता है जब चुनाव आते हैं तो दोनों ही दल या अन्य दल में भी लोग भरमार से आवेदन करते हैं, जिससे उम्मीद भी नहीं रहती मुझे मिलना चाहिए, बस एक नाम चलाने के लिए आवेदन कर देते हैं। आप एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं, आपने अभी आवेदन किया है, तो क्या कुछ रोड मैप आपने तैयार किया है? क्योंकि अभी आपने कहा कि अगर ठीक तरीके से विकास किया जाए तो भिलाई नगर की तरह वैशाली नगर भी डेवलप हो सकता है। क्या रोड मैप आपने सोचा हुआ है? कैसा एक विधायक होना चाहिए? कैसा काम आप करेंगे अगर यहाँ से विधायक बनते हैं तो? देखिए, इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं जो है, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे लाइट की बात हो, चाहे वृक्षारोपण की बात हो, चाहे एक बड़े ऑडिटोरियम की बात हो, जिनकी बहुत आवश्यकता है। और सड़कों का तो काम हमारी सरकार ने आने के बाद बहुत एक तरह से नगर निगम और छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छा वैशाली नगर के क्षेत्र में किया है। पर जो अभी हमारे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण ज़रूरत है, एक इंडोर AC वेल फर्निश्ड ऑडिटोरियम की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने मुख्यमंत्री साहब को और साथ ही साथ नगरीय निकाय मंत्री जी को हमने अपना एक प्रतिवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है कि हमारे क्षेत्र में ये सब होना चाहिए। साथ ही साथ जितनी भी सड़कें हैं चौड़ीकरण हो और साथ प्योर ब्लॉक लगे, वृक्षारोपण। हमने मेयर साहब से भी, महापौर नीरज पाल जी से भी इस विषय में चर्चा किया। तो एक सोच है कि हर उस जगह पे नगर निगम की जो सुविधाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, पहुंचाने के लिए हमें गड्ढों से न पार होना पड़े। अगर कुछ बचे हैं या कुछ अभी नहीं हुए हैं तो हम उनको पूरा करें और अगले 5 साल बाद ये निश्चित मैं मान के चलता हूं और पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि हम अपने संसाधनों से, अपनी सरकार के माध्यम से हर किसी के घर तक पहुंचेंगे और उनके आंसू पोंछने में काम आएंगे और साथ साथ संवेदनशीलता के साथ उनके साथ जुड़कर इस क्षेत्र को विकसित वैशाली नगर के रूप में खड़ा करेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण एक विषय है जिसे कि मैं समझता हूँ, राजनीति कोई प्रोफेशन नहीं है, ये डिवोशन है। आपका जनता के प्रति आपकी सेवा करने का एक तरीका होना चाहिए कि आप राजनीति को प्रोफेशन की मुझे नेता बन के मुझे बहुत धन कमाना है, मुझे बहुत कुछ आगे करना है, वो ना हो के लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये रोड मैप होना चाहिए। जैसे मेरा एक मानना है कि एक विधिवत कार्यालय एक विधायक का या एक जनप्रतिनिधि का होना चाहिए और मैं ईश्वर की दया से पिछले 20-25 वर्षों से अपना खुद का एक अपने संसाधन, अपने खर्चे से कार्यालय बाकायदा विधिवत चलाता हूं और जितनी भी मेरे पास क्षमता है, शक्ति है, मैं उसके माध्यम से लोगों का काम कर पाता हूं। मेरी आगे ये सोच है कि जिस तरह से एक ऑफिस के अंदर एक हेल्प डेस्क होना चाहिए और हेल्प डेस्क पे 9 सुबह बजे से लेकर रात 9 बजे तक आपके वहाँ पे स्टाफ बैठे होने चाहिए। आपके अगर 5 विषय हैं महत्वपूर्ण, जैसे आप जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरीय निकाय और प्रशासनिक, और इसके साथ मज़दूरों वाला ये बहुत बहुलता का क्षेत्र है, तो मज़दूरों की समस्या रहती है। PF हो गया, ESI हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं श्रमिकों के लिए जिनकी परिपूर्ति के लिए
ट्रेड यूनियन के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि होता है उसकी भी दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र के लोगों के काम आए। इसके अलावा एक 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर हमें चलाना चाहिए, जिससे 24 घंटा आपात सेवा, जिस तरह से आप देखते होंगे कि थानों में होता है, फायर ब्रिगेड में होता है और भी कई जगह हॉस्पिटल्स में होता है, कि आपको 24 घंटा आपकी सेवा मदद के लिए कोई ना कोई उपलब्ध रहे। ऐसा यह सिस्टम डेवलप हो कि आपको रात को भी अगर 2 बजे किसी मोहल्ले में झगड़ा हो गया और वो आपको अपने शुभचिंतक के नाते, क्योंकि उसके ऊपर अत्याचार हुआ, फ़ोन करे तो आपकी एक जीप के साथ आपके 2 साथी वहाँ पहुँच के उसके साथ खड़े हो सकें। ये व्यवस्था अगर कोई भी जनप्रतिनिधि करेगा, मुझे नहीं लगता कि उसको अगले 5 वर्ष किसी के साथ जाके चुनाव में हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी या वोट मांगने के लिए उसको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगली बार जनता उसके काम और उस पर भरोसा करते हुए उसको पुनः बिना कुछ कहे उसको फिर से उस दोबारा चुनाव जिताने के लिए मदद करेगी। अरुण जी, मुझे लगता है कि आपने एक विधायक का जो मैनिफेस्टो होना चाहिए, कॉमन मैनिफेस्टो, ये द सीजी खबर पे लीक कर दिया है और आपका ये मैनिफेस्टो अब कॉपी होगा। बाकी चुनाव लड़ने वाले लोग भी इसे कॉपी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जितना मैं जानता हूं और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से या सभी जगह के माध्यम से, ऐसी व्यवस्था कहीं भी किसी ने नहीं की है। और अगर अच्छाई, अगर नेकी अगर कोई मेरे माध्यम से जान के भी करता है या कोई अन्य इसको अगर कॉपी भी करता है, मैं उसको बहुत बधाई दूंगा कि कहीं ना कहीं मेरी एक छोटी सी सोच एक बड़ा पैगाम लेके राजनेताओं के बीच में जाएगी। क्योंकि राजनेताओं को अक्सर जो सामान्य वर्ग होता है बुरा भला कहता है, उसे गाली देता है कि राजनेता ऐसे होते हैं, लेकिन अच्छे लोग जब तक राजनीति में पर्दापरण नहीं करेंगे, अच्छे लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, न राजनीति में शुचिता आएगी, न राजनीति में अच्छे लोग आएंगे। और अच्छे लोगों का रहना बुरे लोगों को बाहर करने का एक सशक्त हथियार है। आपके ये विचार दोनों ही पार्टी के लिए, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फॉलोवर्स है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुण जी, कहाँ देखना चाहते हैं आगे आपको, अपने आप को? क्या सोचा हुआ है आपने कि आगे राजनीति की दिशा किसी होगी? अभी खैर विधानसभा चुनाव है, पर आगे की सोच क्या है आपकी? देखिए, गीता का एक बहुत अच्छा श्लोक है, कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो। कांग्रेस पार्टी में जब से जुड़ा एक सदस्य के नाते, उसके बाद भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ में मुझे प्रदेश महासचिव बनाया गया, उसके बाद मुझे पर्यावरण प्रकोष्ठ में प्रदेश महासचिव बनाया गया, फिर राजीव गांधी पंचायती राज में रहा, इंटक में जिला अध्यक्ष रहा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पीसीसी डेलीगेट बनाया, प्रदेश में सचिव बनाया, जिला में सचिव बनाया, प्रदेश महामंत्री बनाया, बूथ कमेटी का प्रभारी बनाया, एआईसीसी अधिवेशन का संयोजक बनाया और एआईसीसी मुझे आज के समय में डेलीगेट एआईसीसी सदस्य के रूप में और बूथ प्रबंधन प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूँ। राजनांदगांव की 6 विधानसभाओं का मैं प्रभारी रहा और मैंने अपना 100% संगठन, पार्टी और कांग्रेस के लिए दिया और मैं संतुष्ट हूँ कि मुझे जो दायित्व मिला मैंने अपना सर्वस्व देने का प्रयास किया, जिसमें मुझे अपने आत्मसंतुष्टि होती कि हाँ, मैं कुछ करने में सफल रहा। आप छूट गए, आपने कहा कि जो मिलेगा करूँगा। आगे अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या राज्य की राजनीति या फिर केंद्र की राजनीति? देखिए, इसके लिए तो पार्टी अधिकृत है और पार्टी जो भी दायित्व देगी, जहां भी मुझे अवसर देगी, तो साथ ही साथ एक संवेदनशील कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को साबित करने का मेरा प्रयास रहेगा। और मुझे भरोसा है कि पार्टी निसंदेह हर उस व्यक्ति के लिए आशीर्वाद देने का काम करेगी जो पार्टी के लिए निष्ठावान है। समय आने पर निष्ठा साबित भी करनी पड़ती है और साथ ही साथ अपने कर्मों से आप पार्टी के लिए मजबूती प्रदान करें। ये एक सोच के साथ अगर मैं अपने आप को पाता हूं तो मैं निसंदेह अपने जीवन को सफल पाता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने सेवा भाव की राजनीति का उदय किया है और मैं उस सेवा और समाज के उस अधिकार की लड़ाई के लिए संकल्पित हूँ, जो मैं निसंदेह अपने जीवन में पूरा करके ही मानूंगा, ऐसा मैं अपने आप को मानता हूँ। तो ये थे अरुण सिंह सिसोदिया, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है। बेबाकी से अपनी सारी राय रखी, पर अगर आपको लगता है कि आपको भी उनसे कुछ प्रश्न लेने हैं, आप भी कुछ इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। नमस्कार।